नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस कक्षा में। और हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कैदी और कोकिला कविता, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और इस कविता को हमने आधा पढ़कर छोड़ा था और आज हमें उससे जहाँ जहाँ तक हम छोड़े थे उसके आगे इसे लेकर जाना है। तो जहाँ तक हम पढ़ लिए थे, एक बार मैं उसका सारांश आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो कविता है कैदी और कोकिला, वो जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को जो यातनाएं दी जाती हैं, जो त्रासदी उनके साथ बीतती है, उस पर केंद्रित कविता है। और इस कविता में हम देखते हैं कि कवि जो है वो जेल में एकाकी है, बंद है। और जेल के भीतर का जो प्रांगण है उसमें एक वृक्ष है जिस पर एक कोयल पक्षी आकर रात्रि में चीख रही है। कवि बहुत परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि कोयल, तुम यहाँ आकर क्यों चीख रही हो। क्योंकि कोयल की स्मृतियों में जो कवि की स्मृतियों में जो कोयल की पहचान है वो एक मृदुल पक्षी के रूप में है, एक कोमल पक्षी के रूप में है। कवि जानता है कि कोयल जो है वो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली है, वह कूकती है, चिल्लाती नहीं है और बहुत मधुर गीत गाती है। लेकिन यहाँ पर कोयल अपने आचरण के विरुद्ध व्यवहार कर रही है। यहाँ पर जो कोयल है वो चीख रही है। इसलिए कवि को यह अंदेशा है कि जरूर कोयल ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके कारण वह बहुत विचलित और बेचैन है। और कवि यह भी कल्पना करता है कि हो सकता है कि कोयल ने पूरे देश को जलते हुए जंगल के समान देखा है, जिसे कवि दावानल कहता है, जंगल की लगी हुई आग। उसे लगता है कि कोयल इस पूरे देश को एक जंगल की तरह देख रही है जिसमें आग लग गई है, और इसलिए वो कोयल बेचैन है। फिर उसे लगता है कि कहीं ये कोयल मुझसे आह्वान तो नहीं कर रही है कि मैं जेल से बाहर निकलूं और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लूं। तो कवि अपनी ओर से सफाई भी देता है और कहता है कि देखो कोयल, मैं यहाँ बंद हूँ और मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। यह हथकड़ियाँ ब्रिटिश राज्य का गहना है और मैं इसे पहनने में बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैं डाकू चोरों बटमारों के डेरे में यहाँ फंसा हुआ हूँ। फिर वो कहता है कि ये ब्रिटिश सरकार इतनी कठोर है कि जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती, न जीने देती है न मरने देती है। बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं यहाँ से कैसे निकलूं। फिर वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन बीत रहा है वह जेल में मोट खींचते हुए बीत रहा है, और मैं कोल्हू चलाता हूँ सुबह शाम, दिन भर कोल्हू चलाता हूँ, और जो कोल्हू से जो चूं चूं की आवाज़ निकलती है वही मेरे जीवन का संगीत हो गया है। फिर जब इससे छूटता हूँ तो गिट्टियाँ तोड़ने चला जाता हूँ। गिट्टियाँ तोड़ता हूँ तो मेरे हाथ लहूलुहान हो जाते हैं और गिट्टियों पर मेरे लहू बिखरे हुए हैं, वही मेरे जीवन का गीत है। इस तरह से कवि जो है वो अपनी परिस्थितियों के बारे में कोयल को बताता है और कहता है कि कोयल, तुम मुझे मत ललकारो, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं या मैं बाहर आ सकूं। इसलिए ये जो तुम चिल्ला रही हो, ये चिल्लाना बंद करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत ही दुख में आ जा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पृष्ठ क्रमांक है 108 और अब हम 108 पृष्ठ के अंतिम पैराग्राफ से, यानी देख लीजिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये जो है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये जो अंतिम वाला है, अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सब मिलाइए बच्चों कि अब जब कवि अपनी परिस्थितियों के बारे में कोयल को बता रहा है तो फिर वह आगे क्या कहता है। कवि कह रहा है कि देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, मिलाइए। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। ए कोयल, ये समय रात्रि का जो आधा पहर है, रात्रि का जो मध्य पहर है, ये बहुत ही शांत है, सारे लोग सो रहे हैं।
फिर इस शांत पहर में तुम क्यों आकर इस वृक्ष पर बैठकर रो रही हो। ये देखिए, यहाँ पर कोयल है, यहाँ पर कवि है। क्यों तुम इतनी रात को आकर के रो रही हो, कोकिल बोलो तो, ए कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। देखो ये जो दो पंक्ति है इसे समझो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कहते हैं कवि कि तुम मेरे भीतर विद्रोह का बीज बो रही हो। क्यों कहते हैं कवि ऐसा? कवि को लगता है कि कोयल मुझे उकसा रही है। कोयल कह रही है कि ऐ कवि, तुम जेल में क्यों बंद हो, बाहर निकलो, जेल में अपना जीवन मत बिताओ। अब भाई कोयल को क्या मालूम है कि कवि को तो जेल में प्रशासन ने बंद करके रखा हुआ है। तो कोयल ललकार रही है कवि को कह रही है कोयल कि तुम विद्रोह करो, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो, क्योंकि यह देश अंग्रेजों की गुलामी में फंसा हुआ है। देश जो है वो त्राही कर रहा है कवि, इसलिए तुम जेल से बाहर निकलो। और ललकार रही है कोयल बार बार। ऐसा कवि को महसूस होता है कि ये मुझे उकसा रही है, मेरे भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर रही है यह कोयल। इसलिए कवि कहता है कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो, ए कोयल तुम मेरे भीतर विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो। शायद कोयल को यह मालूम नहीं है कि कवि उसी विद्रोह के कारण ही जेल में बंद है। कवि तो विद्रोही है ही, कवि तो पहले से विद्रोह कर रहा है, इसीलिए तो ब्रिटिश शासन ने उसे पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया है। लेकिन कोयल इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कोयल को लगता है कि कवि जो है वो जेल में बंद है, उसको वहां से निकलना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और बार बार कवि जो है अपनी सफाई दे रहा है कोयल को कि ऐ कोयल, मैं यहाँ कोई अपने मन से बंद नहीं हूं, यहाँ तुम विद्रोह के ही कारण तो मुझे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ लाकर बंद कर दिया है। इसलिए तुम ये जो रात्रि में विद्रोह बीज मेरे भीतर बो रही हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों तुम ऐसा कर रही हो, कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल जरा बोलो तो। फिर जो अगला अंतरा है बच्चों, इसमें कवि ने, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो अपनी लेखनी की जादूगरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। काली शब्द का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है कवि ने, इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है कि इस पूरे पैराग्राफ में कविता की ये जो पंक्तियां हैं, चंद पंक्तियां हैं, 4-6 पंक्तियां हैं, उसमें कवि ने अपने लेखन कौशल का, अपनी कविता कौशल का, शिल्प का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। काले शब्द का इस्तेमाल किया है और हर जगह ये काला शब्द जो है ना अलग अलग अर्थ को व्यक्त कर रहा है। श्लेष की तरह दिखाई दे रहा है, चिपका हुआ। देखिए मैं पढ़ता हूं, अच्छा इसे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। भले आपको इसका अर्थ समझ में आए कि ना आए, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, टोपी काली कमली काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूं कृतिकी ब्याली, तिस पर है गाली है आली। अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत काली शब्द का इस्तेमाल कवि ने किया है। एक बार फिर सुनिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूं कृतिकी ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। काली शब्द का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है कवि ने। इसका अर्थ समझ में आए कि ना आए, लेकिन आपको इतना जरूर लग रहा है कि कालापन विद्यमान है। कवि जेल में बंद है और उसके आसपास काले रंगों की प्रधानता है। आखिर ये काले रंगों की प्रधानता क्या है? काला रंग जो है बच्चों वो विपत्ति का सूचक है। काला रंग जो है वो विषम परिस्थितियों का सूचक है। काला रंग जो है वो त्रासदी का सूचक है। यहाँ पर वैसे तो काला रंग बहुत ही खूबसूरत है। काले काले बाल कितने खूबसूरत होते हैं,
आप निराला की कविताओं में पढ़िएगा तो उन्होंने बादलों को काला रंग दिया है और बहुत ही खूबसूरत कहा है। तो यहाँ पर जो काला रंग है वह विषमता, त्रासदी, वैमनस्यता, कवि के जीवन के संकट को उभारने वाला रंग है काला रंग। और ये कवि के आसपास काले रंगों की प्रधानता है। तो कवि क्या कहता है, सुनिए। काली तू रजनी भी काली, ऐ मेरी कोयल सखी, तू भी काली है, तेरा रंग भी काला है और रजनी भी काली, और ये जो रात है ये भी काली है। तू भी काली है और जिस रात में तू यहाँ आई है यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी शासन जो करतूतें कर रही हैं वह भी काली करतूतें हैं, उनकी करनी भी काली है। फिर आगे कहते हैं काली लहर कल्पना काली, और मेरे आसपास समुंदर की ये जो लहरें हैं ये भी काली दिखाई दे रही हैं मुझे। यहाँ तक कि मेरी जो कल्पनाएं हैं उसमें इतना दुख भर गया है कि वो कल्पनाएं भी काली काली हो गई हैं। बहुत ही कष्ट हो रहा है इन कल्पनाओं के कारण। मैं जो सोच रहा हूँ वह भी दुख की बात की चीजें सोच रहा हूँ, दुख के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मेरी कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। फिर आगे कहते हैं मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में, इस छोटे से कमरे में मैं बंद हूँ, यह काल कोठरी भी काली लग रही है। इसका रंग भी काला है, दीवारों का रंग काला है, तो यह भी काले रंगों से अटी पड़ी है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। मैं ये जो टोपी पहना हूं इसे भी शासन ने मुझे काले रंग की टोपी दी है, और ये जो कंबल मैं दिन भर ओढ़ा करता हूं यह कंबल भी काले रंग का है। तो टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, और जिस लोहे की श्रृंखला में मुझे बांधा गया है, जिन हथकड़ियों में, जंजीरों में मुझे जकड़ा गया है, इसका रंग भी काला है, यह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरे पर ये जो पहरेदार बैठा हुआ है वह भी काले सांप की तरह। ब्याल मतलब होता है बच्चों सांप, और यह जो पहरे पर पहरेदार बैठा है ये भी किसी काले सांप से कम नहीं है। और तिस पर है गाली है आली, और इतने कालेपन के बाद भी इतनी गालियां मिलती हैं हमें कि वह गाली भी किसी कालेपन से कम नहीं है। ऐ आली, आली मतलब सखी, ऐ सखी। तो इस तरह कवि ने अपने आसपास काले रंगों की व्यापकता का वर्णन किया है कि कितनी विकट परिस्थितियां हैं, हर जगह कालापन दिखाई दे रहा है। ऐ सखी तुम भी काली हो, ऐ सखी यह रात भी काली है। फिर से देखिए, ऐ सखी तुम भी काली हो, ऐ सखी यह रात भी काली है, ऐ सखी यह शासन की करतूतें जो हैं वह भी काली हैं, और ये जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं यह लहरें भी काली हैं, और जो मैं कल्पनाएं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वह भी भय के कारण कालापन लिए हुए है। और जिस काल कोठरी में मैं रहता हूँ इस काल कोठरी की दीवारें भी काली हैं। मैं जो टोपियां और वस्त्र पहना हूँ, शासन ने जो मुझे पहनने के लिए दिया है, जेल का कपड़ा, वह भी काले रंग का है। मैं जो कंबल ओढ़ा हुआ हूँ वह भी काले रंग का है, और मेरी लौह श्रृंखला काली, जिन जंजीरों में मुझे जकड़ा गया है यह जंजीर भी काले रंग का है, और पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरेदार पर यह फुफकारता हुआ जो पहरेदार खड़ा है यह भी किसी काले नाग से कम नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर है गाली है आली। और ऐ सखी, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमें रोज सुबह से शाम तक गालियां मिलती हैं, वह भी किसी कालेपन से कम नहीं है। ऐ आली, ऐ सखी। तो कवि बता रहा है कि तुम कोयल, तुम मुझे विद्रोह करने के लिए कह रही हो, लेकिन जरा मेरी परिस्थितियों को देखो कि मेरी परिस्थितियां कितनी कठोर हैं, मैं कैसे यहां से निकलूं। फिर कहते हैं कवि कि इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, ये जो काला संकट सागर है मेरे आसपास, उसमें तुम मरने के लिए आ गई हो। क्यों आ गई हो तुम आखिर में? मैं तो था ही यहाँ पे, लेकिन तुम क्यों आ गई इस पूरे काले संकट में मरने के लिए? डांट रहा है कवि कोयल को कि यहाँ जो कालापन है यहाँ मैं तो मर ही रहा हूं, तुम क्यों आ गई यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल जरा बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती,
और आ तो गई ही हो, लेकिन यहाँ पर तुम कू कू करके जो चीख रही हो, इन चीख भरे गीतों को तुम यहाँ पर क्यों तैरा रही हो हवा में? क्यों तुम अपनी बोली बोल रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल जरा बोलो तो। कह रहा है कवि कि भाई मेरी परिस्थितियां तो खराब ही हैं, तुम क्यों आ गई हो? और आ गई हो तो ठीक बात है, तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं समझ रहा हूं। तुम तो जरा समझो कि देखो मैं कहां पे हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर कवि जो है वो अपनी और कोयल के परिस्थितियों की तुलना करता है। अगला जो अंतरा है उसमें कवि जो है कोयल से कहता है कि कोयल, तुम्हारी परिस्थितियों में और मेरी परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम आजादी से घूम सकती हो, उड़ सकती हो, जा सकती हो। अभी इस पेड़ से उड़ के चली जाओगी, तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। तो तुम्हें लगता है कि विद्रोह करना बहुत आसान है क्योंकि तुम आजाद हो, लेकिन मेरी परिस्थितियों को देखो, मैं बंद हूं, इसलिए मेरे लिए विद्रोह करना बहुत कठिन है। तो कवि जो है वो कोयल को बता रहा है कि देखो देखो कोयल, तुम्हारी परिस्थितियों और मेरी परिस्थितियों में किस तरह का अंतर है। सुनिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। ऐ कोयल, तुझे हरियाली डाली मिली है, हरी हरी डालियां मिली हैं, और मुझे यह काल कोठरी मिली है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुम हरी हरी डालियों पर बैठी हुई हो, आजाद बैठी हुई हो, और मैं इस काल कोठरी में फंसा हुआ हूं। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में उड़ सकती है। नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में आजादी से उड़ सकती है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं जिस दुनिया में रहता हूं वह सिर्फ 10 फुट का है। इस 10 फुट के कमरे में मैं रह रहा हूं। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू आजाद है, सारी दुनिया में घूम सकती है, और मैं मेरी पूरी दुनिया इस 10 फुट के कमरे में बंद है, इस बैरक में, काले बैरक में बंद है। फिर कहते हैं कि तेरे गीत कहावे वाह, तू कुहू कुहू करती है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं रोता भी हूं तो गुनाह हो जाता है। तेरे गीत कहावे वाह, तू अगर कुहू कुहू करती है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं, और मैं अगर रोता भी हूं तो लोग मुझे गालियां देते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह, मैं रो रहा हूं तो लोग मुझे गालियां देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, जरा तेरी और मेरी विषमता तो देख, तेरी और मेरी परिस्थितियों में अंतर तो देख। बजा रही तिस पर रणभेरी, और इसके बाद भी तुम मुझे युद्ध लड़ने के लिए रणभेरी बजा रही। रणभेरी बजाना मतलब होता है बच्चों युद्ध के लिए बाजा बजाना। पहले जब पुराने जमाने में युद्ध हुआ करता था सेनाओं के बीच में, तो बैंड बजते थे, युद्ध बैंड। तो जो युद्ध के बैंड बजते थे उसे ही रणभेरी कहते हैं। पौ पौ करके बजता था, डम 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 बजता था, ताकि लोगों के अंदर जोश आए, तो उसे कहते थे रणभेरी। तो कवि कहता है कि देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। जरा अपनी और मेरी परिस्थितियों का अंतर देखो, इसके बाद भी तुम रणभेरी बजा रही हो, मतलब मुझे उकसा रही हो, रण में उतरने के लिए कह रही हो। फिर आगे कवि कहते हैं, कह रहे हैं कि इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तो फिर ठीक है कोयल, तुम ललकार रही हो तो बताओ, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कृति से, कृति मतलब होता है अपनी लेखनी से। कवि कह रहा है कि मैं जो क्रांति करूंगा वह बंदूक और तलवार और भाले और बरछे की क्रांति नहीं है। मैं जो क्रांति करूंगा वो मेरे कृति की क्रांति है। कृति की क्रांति मतलब मैं अपनी लेखनी से क्रांति करूंगा। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि युवाओं में जोश भर जाए। देखिए, कवि कभी भी तलवार नहीं उठाता है, कवि कभी भी बंदूक नहीं उठाता है। कवि क्या करता है, या कहानीकार या साहित्यकार क्या करता है, वो कुछ ऐसा लिखता है
जिसे लोग पढ़ते हैं और उनके भीतर आग लग जाती है। तो कवि कहता है कि तिस पर कह रहा है कि अपनी हुंकृति से और कहो क्या कर दूं। ऐ कोयल बताओ कि मैं अपनी कृति से, है ना, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। अगर तुम मुझे ललकार रही हो तो मैं ऐसा क्या लिख दूं, बोलो, मैं तैयार हूं। और फिर वही जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कवि जो है वो गांधी जी के रास्ते पर चलता है। कवि हिंसक नहीं है, इसीलिए वो अपनी कृति से लिखने की बात कर रहा है, तलवार उठाने की बात नहीं कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि मोहन के व्रत पर, मोहन कौन है यहां पर, मोहन किसकी तरफ इशारा है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन लेखक ने यहां पर गांधी जी को कहा है कि मोहन के व्रत पर, व्रत कौन सा है, गांधी जी का व्रत कौन सा है, अहिंसा का व्रत। तो कवि अपनी सीमाएं स्पष्ट कर रहा है, कह रहा है कि मैं क्रांति करूंगा तो तलवार की क्रांति नहीं करूंगा, मैं लेखनी की क्रांति करूंगा और मैं अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा और गांधी जी के रास्ते पर चलूंगा। ऐ कोयल, मैं गांधी जी के अहिंसा के व्रत के रास्ते पर चलूंगा और अपनी लेखनी से बताओ मैं क्या कर दूं, तुम मुझे बताओ। फिर प्राणों का आसव किस में भर दूं, मैं अपने प्राण को निचोड़ कर बताओ किस में भर दूं, मेरा ये जो प्राण है उसका रस मैं किस में भर दूं, बताओ। मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं, कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल, तुम जो मुझे ललकार रही हो तो चलो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं अपनी लेखनी से क्रांति लेकर आऊंगा, मैं अपनी लेखनी से लोगों को प्रेरित करूंगा और गांधी जी के रास्ते पर चलूंगा। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता का अर्थ यहीं पर संपन्न होता है। और अभी हमारे पास बहुत समय है, तो क्यों ना हम इस कविता के प्रश्न उत्तरों पर विचार कर लें बच्चों। तो आइए मैं एक एक प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं और उसके उत्तर आपको बताता हूं और आप सभी इन उत्तरों को बहुत ही सावधानी से सुनिए और अपने शब्दों में अपनी कॉपी में इस उत्तर को लिखिएगा। तो चलिए मैं प्रश्न उत्तर शुरू करता हूं। आप लोग किताब खोलिए और पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जब कवि आधी रात को कोयल की कूक सुनता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया को बोलते हैं अंग्रेजी में रिएक्शन। क्या रिएक्शन देता है कवि, तो आप लिखेंगे कि कोयल की कूक को सुनकर कवि परेशान हो उठता है। कवि आश्चर्य से भर जाता है कि एक कोयल इतनी रात को चीख क्यों रही है। पहली बात तो यह है कि पक्षी रात को बोलते नहीं हैं और कोयल रात को न सिर्फ बोल रही है बल्कि कूक नहीं रही है, चिल्ला रही है। तो कवि बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कोयल से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि ऐ कोयल, तू इतनी रात को क्यों बोल रही है। और कवि को यह अंदेशा होने लगता है कि इस जेल के बाहर लगता है परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। कोयल लगता है इस देश को एक जंगल में लगी हुई आग की तरह देख रही है, इसलिए यह बहुत विचलित है और चिल्ला रही है। इसलिए कवि बहुत परेशान हो जाता है, कवि बहुत ही दुख से भर जाता है और कोयल से बार बार पूछने लगता है कि ऐ कोयल, तुम चीख क्यों रही हो, तुम चिल्ला क्यों रही हो। तो इसी तरह से कवि अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। कवि यह भी पूछता है कि तुम मुझे उकसा रही हो क्या, तुम मुझे क्रांति करने के लिए उकसा रही हो लेकिन मेरी परिस्थितियों को क्यों नहीं देख रही हो। तो इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं कवि देता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कवि को क्या लगता है कि कोयल क्यों बोल रही है, कैसी संभावनाएं हैं कोयल के बोलने की, क्या कारण कवि को समझ में आता है। तो देखिए, हमने वहां पढ़ा था कि ये जो पंक्ति है ना, इस पर देखिए कि क्या हुई बावली, यहीं पर इसका उत्तर है। पेज नंबर 108, ये दूसरा पैराग्राफ, बस यही इसका उत्तर है। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी,
कोकिल बोलो तो। अब इसका अर्थ अगर आप समझ गए हैं तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। क्या? कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावनाएं बताई हैं? तो आप लिखेंगे कोयल के बोलने के कारणों की संभावनाएं बताते हुए कवि कहते हैं कि कोयल ने निश्चित रूप से किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, इसलिए कोयल घबरा गई है, इसलिए कवि बहुत उतावली और इसलिए कोयल बहुत उतावली और बावली हो गई है, इसलिए चीख रही है। कवि को यह भी अंदेशा है कि शायद ये कोयल जो है ये पूरे देश को एक जलते हुए जंगल के रूप में देख रही है, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा है और अंग्रेज इस देश में उत्पात मचा रहे हैं, लोगों को बहुत कष्ट दे रहे हैं, लोगों का जीवन बहुत कठिन बना दिया है अंग्रेजों ने। इसलिए गुलामी को देखते हुए कोयल जो है वो बदहवाश हो गई है और इस देश को जलते हुए देख रही है, इसलिए कोयल चीख रही है। तो कोकिल के बोलने के इन्हीं सब कारणों की ओर कवि संकेत करता है, ये इसका उत्तर होगा। अब आइए तीसरा प्रश्न देखिए, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? देखो बच्चों, दो प्रश्न है इसमें। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासन के प्रभाव की तुलना तम से की गई है और क्यों? 2 प्रश्न हो गया इसमें, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। लेकिन आप ऐसा करते नहीं है, आप एक ही प्रश्न का उत्तर देके और आगे निकल जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला, किस शासन के प्रभाव की तुलना तम मतलब अंधकार से की गई है और क्यों? 2 प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर देंगे कि हमारे देश पर अंग्रेजों के शासन की तुलना कवि ने अंधकार से की है, ये एक उत्तर होगा। अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्यों कवि अंग्रेजों के शासन को अंधकार कहता है। तो आप लिखेंगे कि कवि अंग्रेजों के शासन को अंधकार कहता है क्योंकि अंग्रेज इस देश को गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखे हुए हैं। अंग्रेज इस देश का लगातार शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज इस देश के लोगों को सता रहे हैं, उन पर तरह तरह का जुल्म ढा रहे हैं, युवाओं को पकड़कर जेल में बंद कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, सारी दुनिया में देश की छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए कवि अंग्रेजों के शासन को अंधकार कहता है, तम कहता है। ठीक है बच्चों, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। अंग्रेजों की जो बुराइयां हैं, अंग्रेजी शासन की जो बुराइयां हैं, उसे आपको क्यों का उत्तर में उभारना है। क्यों का उत्तर वही है। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कविता इसी बात पर लिखी ही गई है कि जेलों में जो स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार बहुत जुल्म ढा रही है ना, उन्हें यातनाएं दे रही है, उन्हें यंत्रणाएं दे रही है। तो ये यातनाएं और यंत्रणाएं किस तरह की हैं, इसे आपको लिखना है। तो याद करिए, दूसरा ही पैराग्राफ जो हम पढ़े थे कि ये जो है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कुछ बातें तो यहां से दिखाई देती हैं। और फिर देखिए ये जो पंक्तियां हैं 108 नंबर पर, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये जो पंक्तियां हैं, ये सीधे सीधे
ये दिखा रही हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो जेलों में बंद थे उन पर किस तरह के अत्याचार कर रही है। तो अगर आप अपने उत्तर में ये 2-3 लाइनें लिख देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा बन जाएगा। अब आइए हम उत्तर पर बात करते हैं। प्रश्न है वही कि प्रश्न क्रमांक 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करिए। तो आप पहले कविता की 2-3 लाइनें लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक तरह की यातनाएं दी जाती हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों, बटमारों के साथ रखा जाता है। उनका मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें चोरों के साथ रखा जाता है, काली दीवारों के बीच में बंद करके रखा जाता है, छोटी छोटी कोठरियों में बंद करके रखा जाता है, उन्हें सर से पांव तक जंजीरों के गहने पहना दिए जाते हैं, उन्हें बांध कर रखा जाता है, उन्हें कोड़े से पीटा जाता है, उन्हें इतना भी खाना नहीं दिया जाता कि उनका पेट भर सके, और जब वे मरने लगते हैं भूख से तो उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता, उन्हें खाना देकर और उन्हें फिर से जिंदा कर दिया जाता है कि वे लगातार दुख सहते रहें। फिर आगे लिखिए कि जो भारतीय जेलों में, अंग्रेजों की जेलों में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं, उन्हें उनसे दिन भर कठिन परिश्रम कराया जाता है, उनसे कोल्हू चलवाया जाता है। हालांकि कोल्हू में बैल जोते जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों की जेल में जो कोल्हू है उसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बांध दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उस कोल्हू को चलाते हैं, जो कि बहुत ही कठिन और श्रम साध्य कार्य है, और कितने लोग तो इसमें मर जाते हैं। कोल्हू से फुर्सत मिलने के बाद उनसे कुओं पर ले जा करके मोट खिंचवाया जाता है। 500-500 लीटर बाल्टियों को कुएं से खिंचवाया जाता है। कई लोग मिल करके खींचते हैं। ये जो चित्र देख रहे हो, जब वहां से फुर्सत मिलती है तो स्वतंत्रता सेनानियों को गिट्टी तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहां गिट्टी तोड़ते हुए उनके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। उनके मनोबल को और तोड़ने के लिए उन्हें बहुत ही छोटे से कमरे में, जिसमें हवा भी नहीं आती जाती है, वहां उन्हें बंद कर दिया जाता है, और उनको दिन भर डराने के लिए पहरे पर काले नाग की तरह पहरेदार लगे रहते हैं। तो इस तरह से पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही क्रूर अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। अब चौथा है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है बच्चों। क्या? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मैंने जो आपको अर्थ समझाया है ना, वहां पर इसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, मतलब कहने का मतलब यह है, कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि ऐ कोयल, तुम कोमलता की प्रतीक हो, तुम कोमलता की रखवाली करने वाली हो, तुम दिखने में भी कोमल हो, बोलती भी कोमल हो। तो जब तुम इतनी कोमल हो तो ऐसा लगता है कि तुम कोमलता की प्रतीक हो, लेकिन तुम चिल्ला रही हो तो अपनी जो तुम्हारा वास्तविक गुण है उससे बिल्कुल अलग आचरण, पृथक आचरण कर रही हो तुम। चिल्लाना तुम्हारे आचरण का हिस्सा नहीं है, चिल्लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, तुम तो कोमलता की प्रतीक हो, ऐसा कवि कहना चाहता है। फिर दूसरा है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि यह बता रहा है कि अंग्रेज हमेशा अकड़ से भरे रहते थे, घमंड से भरे रहते थे, और इसी घमंड के कारण वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे, जुल्म ढाते थे, और इसी अकड़ के कारण उनसे कुएं से मोट खिंचवाया जाता था, और मोट खींचते थे तब जाकर के अंग्रेजों को अच्छा लगता था कि हाँ आज मेहनत किया है ये, और उनसे अमानवीय कार्य लिया करते थे। तो कवि कह रहा है कि मैं मोट खींच करके और कोल्हू चला करके, पत्थर तोड़ करके अंग्रेजों के घमंड को कम करने की कोशिश करता हूँ, उनका जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है, उसे कम करने की कोशिश करता हूँ। यही इसका अर्थ है
इसे मैंने कविता समझाते समय भी बहुत अच्छे से व्याख्या करके आपको समझाया है। आप वहां पे भी ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? मतलब आधी रात में कोयल चीख रही है तो कवि को क्या लगता है, क्यों चीख रही है? तो आप लिखेंगे अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा है कि कोयल ने किसी जलते हुए जंगल को देख लिया है, अर्थात वह जलता हुआ जंगल कुछ और नहीं, जलता हुआ गुलामी की जंजीरों में सुलगता हुआ हमारा देश है। तो कवि को यह अंदेशा है कि कोयल हमारे देश की गुलामी से बहुत पीड़ित है, इसलिए अर्धरात्रि को चीख रही है। यही इसका उत्तर है, इतना ही। सातवां है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो आप लिखेंगे कि कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि स्वयं कहता है कि ऐ कोयल, तू पूरे आकाश में उड़ सकती है और मैं एक काली कोठरी में बंद हूँ। तुझे हरियाली डाली मिली है और मुझे काल कोठरी मिली है, और तू गाती है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं, और मैं रोता भी हूँ तो मुझे गाली मिलती है। इसलिए कवि कोयल की आजाद परिस्थितियों को देखता है। कवि देख रहा है कि कोयल अत्यंत आजाद है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, उड़ सकती है। कोयल को लोग बहुत प्यार करते हैं, कोयल से लोगों को बहुत स्नेह है, जबकि कवि जो है रोता भी है तो लोग उसे गालियां देते हैं। इसलिए कवि कोयल से ईर्ष्या कर रहा है। आठवां, कवि के स्मृति पटल पर, स्मृति पटल मतलब यादों में, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? प्रश्न को समझिए। कवि को याद है कि कोयल जो है उसके बहुत अच्छे गुण हैं जिन्हें वह नष्ट कर रही है, तो वो अच्छे गुण कोयल के कौन कौन से हैं? यही उत्तर देना है आपको। तो आप लिखेंगे कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। यह मधुर स्मृतियां यह हैं कि कोयल बहुत अच्छा गाती है, कोयल बहुत अच्छा कूकती है। जब कोयल कूकती है, गाती है, तो लोगों के हृदय में प्रसन्नता का वास होता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं और कोयल के गीत सुनने लगते हैं। फिर कवि कहता है कि कोयल कोमलता की प्रतीक है, कोयल दिखने में भी कोमल है, कोयल बोलने में भी कोमल है। तो संपूर्ण रूप से कोयल कोमलता की प्रतीक है, लेकिन चीख चीख कर अब वह अपने उन्हीं गुणों को नष्ट करने पर तुली हुई है। नौवां प्रश्न देखिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह गहने को पहन करके लोग गर्व का अनुभव करते हैं, उसी तरह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हथकड़ियों को पहनकर गर्व का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि ये हथकड़ियां देशभक्ति के कारण उन्हें पकड़कर जेलों में डाल दिया गया है और तब उन्हें पहनाया गया है। मतलब हथकड़ी पहनने वाला स्वतंत्रता सेनानी इस गर्व से फूला नहीं समाता है कि भारत माता की सेवा करने के कारण उन्हें यह हथकड़ियां मिली हैं। इसलिए इन हथकड़ियों का जो महत्व है वो किसी गहने से कम नहीं है। उन्हें लगता है कि यह हमारी देशभक्ति का इनाम है। अगर हम देशभक्ति नहीं किए होते, अपने देश की तरफ से क्रांति नहीं किए होते, तो हमें शायद ये हथकड़ियां नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यह हथकड़ियां नहीं मिली हैं, जो लोग आजाद हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो देशभक्त नहीं कहलाएंगे। लेकिन हमें दुनिया याद करेगी क्योंकि हमारे हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, हम यातनाएं सह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कवि हथकड़ियों को गहनों से भी महान बताता है। 10वां, काली तू रजनी भी काली डैश 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 और ए आली, यानी वो जो अंतरा जो मैंने आपको समझाया था, जिसमें कालेपन के रंगों की भयावहता के बारे में आपको समझाया गया है, उसी के बारे में ये प्रश्न है।
कि इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहें तो उस जहां मैं वो अर्थ समझा रहा हूं वहां जाकर के भी आप समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूं। इन पंक्तियों में कवि ने काले रंग का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। कवि काले रंग से यह बताना चाहते हैं कि मेरे आसपास काले रंग की भरमार है। यह काला रंग कुछ और नहीं बल्कि भय, त्रासदी, विपरीत परिस्थितियां, शोषण और अत्याचार है। कवि कहता है उसके चारों ओर कालापन व्याप्त है। वह जो पहन रहा है वह भी काले रंग का है। वह जहाँ रह रहा है उस इमारत की दीवारें काली हैं। उसके आसपास जो समुद्र है उसकी लहरें काली दिख रही हैं। वह जिस लौह श्रृंखला को पहना है वह भी काली दिख रही है। पहरे पर जो पहरेदार है वह भी काले सांप की तरह है। तो इस तरह कवि कहता है कि मेरे चारों ओर काले रंग का साम्राज्य है, अर्थात विषम परिस्थितियों का साम्राज्य है, अत्याचार, यातनाओं का साम्राज्य है। इसलिए कवि यहाँ पर काले रंग को यातनाओं के समान कहता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो कविता में ये जो पंक्तियां हैं इसमें क्या सौंदर्य है। पहला दिया हुआ है कि दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह पंक्ति बहुत ही सुंदर है। दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग। कवि इन पंक्तियों से बहुत गहरे अर्थ की, इस शब्द से बहुत गहरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। कवि ने इस शब्द के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। सिर्फ दावानल कह देने से ही सारी परिस्थितियां स्पष्ट हो जा रही हैं। इसलिए कवि की यह कुशलता है कि वह छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात कह दे रहा है और इन पंक्तियों को सुनने से कान को बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए यह सुनने लायक भी है, इसका अर्थ भी बहुत गहरा है और सुनकर कानों को बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह पंक्तियां बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही महान हैं। इसमें काव्य का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल है, बहुत ही लयात्मकता है, इसमें लय है। इसे पढ़ने पर पूरा लय दिखाई दे रहा है और शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरत है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि दो विपरीत परिस्थितियों की तुलना कवि कह रहा है। फिर देख विषमता तेरी मेरी, तेरी मेरी और रणभेरी, इसका साम्य बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। इसलिए काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह पंक्तियां बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं। 12वां देखिए, कवि जेल में और भी पक्षियों को चहकते सुना होगा, लेकिन वो कोयल की ही बात क्यों कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? लिखिए। तो बच्चों, कवि और भी पक्षियों के चहकने को सुन रहा है, लेकिन कोयल अपने स्वभाव के विपरीत आचरण कर रही है, इसलिए उसका ध्यान कोयल की तरफ चला जाता है। अगर कोयल आती, कूक के चली जाती, तो उसका ध्यान कोयल की तरफ भी नहीं जाता। लेकिन कोयल अपने आचरण के विपरीत आचरण कर रही है। कहाँ तो वह कोमलता की प्रतीक है, लेकिन वो चिल्ला रही है। कहाँ तो उसे दिन में बोलना चाहिए, वो आधी रात को चीख रही है। इसलिए कवि को लगता है कि ये क्या माजरा है, कवि कोयल क्यों अपने व्यवहार से विपरीत आचरण कर रही है। इसलिए कवि का ध्यान कोयल की तरफ गया है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? हमारे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार इसलिए किया जाता होगा क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ना चाहती है। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को यह दिखा देना चाहती है कि जेल जेल है और वहां पर इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी दोबारा यहां आने की हिम्मत न करे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे, नहीं तो उन्हें इसी तरह की जेलों की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें अपराधियों की तरह देखती है और उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार करती है। तो बच्चों, ठीक है,
इस पाठ को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम किसी और पाठ पर बातचीत करेंगे, कोई और पाठ पढ़ेंगे। हो सकता है कि हम व्याकरण पर बातचीत करें, तो उसके लिए भी आप सभी मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। आप सब इस कक्षा में बैठे मेरी बातों को सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।